कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यापार की जिसके मुनाफे में ना एक ही साल में शानदार 34% का उछाल आया हो। हाँ, कागज पर तो ये बहुत ही बेहतरीन नंबर है। बिल्कुल, और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, उस व्यापार ने अपना पुराना कर्ज भी लगभग आधा कर दिया हो। मतलब दूर से देखने पर तो ऐसा लगेगा कि ये कंपनी नोट छाप रही है। सही कहा, लेकिन जब शाम को दुकान का मालिक अपना गल्ला या कह सकते हैं कैश रजिस्टर खोलता है तो वहाँ एक भी रुपया नहीं होता। 1 रुपया भी नहीं, शून्य भी नहीं, बल्कि रजिस्टर 226 मिलियन रुपए के भारी नुकसान में यानी नेगेटिव में चल रहा होता है। देखिए, ये ना वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है और अक्सर सबसे बड़े राज इन्हीं विरोधाभासों में छिपे होते हैं। राइट। जब कागज पर दिखने वाला मुनाफा आपके बैंक खाते की सच्चाई से मेल नहीं खाता, तो इसका मतलब है कि सतह के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जो एक आम निवेशक की नजर से चूक सकता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड की। मोती सन्स ज्वेलर्स। हाँ, और हमारे पास इस जांच पड़ताल के लिए डेटा का एक बहुत ही मजबूत आधार मौजूद है। बिल्कुल, हमने काफी सोर्सेस खंगाले हैं। राइट। हम इक्विटी मास्टर की वित्त वर्ष 24-25 की वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण, ट्रेंड लाइन के प्रतिस्पर्धी डेटा, तिजोरी फाइनेंस के लाइव अपडेट्स और यूनिवेस्ट के 2030 तक के पूर्वानुमानों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो हमारा मुख्य फोकस क्या रहेगा इस चर्चा में? हमारा मिशन ये समझना है कि क्या एक क्षेत्रीय आभूषण ब्रांड के रूप में मोती सन्स केवल कागजों पर चमक रहा है या इसकी बुनियाद में सचमुच कोई दीर्घकालिक निवेश का मूल्य है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत ना हमें उनके हालिया वित्तीय परिणामों से ही करनी होगी। हाँ, क्योंकि वहीं से ये पूरा कैश फ्लो का रहस्य पैदा होता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इक्विटी मास्टर की रिपोर्ट के अनुसार मोती सन्स का जो राजस्व है, रेवेन्यू, वो लगभग 11% बढ़ा है, जो अब करीब 4,621 मिलियन रुपए हो गया है। राइट। और शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें करीब 34% की एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, ये 432 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 7.7% से सुधरकर 9.3% हो गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अपनी अल्पकालिक देनदारियों में 37% और दीर्घकालिक कर्ज में करीब 49% की भारी कटौती की है। देखिए, किसी भी पूंजी गहन उद्योग में जहां बहुत सारा पैसा फंसा रहता ना, वहां मार्जिन का सुधरना और कर्ज का कम होना ये एक असाधारण उपलब्धि है। वो तो है। इससे ब्याज का बोझ काफी कम होता है, जो सीधे तौर पर मुनाफे को बढ़ाता है। अच्छा, चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, कैश फ्लो वाला विरोधाभास। बिल्कुल। जब हम उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो ऑपरेशन से आने वाला कैश फ्लो 226 मिलियन रुपए नेगेटिव है। राइट। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत ही आलीशान ज्वेलरी शोरूम हो, ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हो, हर रोज लाखों की बिलिंग हो रही हो। हाँ, लेकिन महीने के अंत में जब सप्लायर्स को पैसा देने की बारी आए तो बैंक अकाउंट खाली पड़ा हो। एकदम सही। मुनाफा 34% बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। तो क्या ये किसी भी निवेशक के लिए खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, इसे सीधे तौर पर खतरे की घंटी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी के प्रबंधन का एक बहुत ही क्लासिक मामला है। मैं इसे थोड़ा और बारीकी से समझना चाहूंगा। श्योर। जब हम कहते हैं कि मुनाफा हो रहा है तो वो पैसा नकद के रूप में बैंक में क्यों नहीं दिख रहा? इसका सीधा सा जवाब इन्वेंट्री ट्रैप में छिपा है। इन्वेंट्री ट्रैप? हाँ, आभूषणों के व्यापार में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा खर्च आपका स्टॉक ही होता है। मतलब सोना, हीरे, कुंदन। अच्छा। तो जब मोती सन्स जैसी कंपनी अपनी बिक्री बढ़ा रही होती है तो वे अपनी अलमारियों को खाली नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। ग्राहकों को वैरायटी चाहिए होती है। राइट। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए या नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें लगातार और अधिक कच्चा माल या तैयार गहने खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब जो पैसा उन्होंने गहने बेचकर कमाया वो वापस नए गहने खरीदने में लग गया। सटीक।
तिजोरी फाइनेंस के डेटा से ये साफ झलकता है कि उनकी इन्वेंट्री की खरीद और लागत में भारी वृद्धि हुई है। तो जो 432 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ आपको कागजों पर दिख रहा है, वो किसी तिजोरी में नकद के रूप में नहीं रखा है। तो वो कहाँ है? वह पैसा असल में सोने की नई ईंटों या नए हार के रूप में शोरूम के अलमारियों में सजा हुआ है। ओह, अब समझ आया। कंपनी विकास तो कर रही है, लेकिन उस विकास की कीमत नकदी के रूप में चुकाई जा रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ऑपरेशंस से नकद आ ही नहीं रहा है, बल्कि वो नेगेटिव में है, और कंपनी अपना पुराना कर्ज भी लगभग आधा कर चुकी है। हाँ, तो कर्ज चुकाने के लिए पैसा आसमान से तो नहीं टपका होगा ना? अगर गल्ले में पैसा नहीं है, तो बैंक का लोन किसने चुकाया? यह एक बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका। देखिए, अगर व्यापार से नकद नहीं बन रही और आप अपने कर्ज भी चुका रहे हैं, तो इसका केवल एक ही गणितीय अर्थ हो सकता है। क्या? पैसा व्यापार के बाहर से आया है, और यहीं पर मोती सन्स के हालिया कॉर्पोरेट एक्शंस और धन जुटाने की रणनीति तस्वीर में आती है। हाँ, और हमारे स्रोतों में इसका काफी विस्तार से जिक्र भी है। कंपनी ने हाल ही में 150 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक QIP जारी किया है। राइट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट, जो कि 11 रुपए 5 पैसे प्रति शेयर के भाव पर था, मतलब फ्लोर प्राइस से लगभग 4.5% के डिस्काउंट पर। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने अपने शेयरों का सब डिवीजन या स्टॉक स्प्लिट भी किया है, जहां 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपए में बदल दिया गया है। देखिए, इन दोनों कदमों को ना अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि इनका कंपनी के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले QIP की बात करते हैं। कोई भी आम निवेशक ये सोचेगा कि ये QIP आखिर होता क्या है, और कंपनी ने आम जनता से पैसे मांगने के बजाय, मतलब FPO या राइट्स इशू लाने के बजाय, ये रास्ता क्यों चुना? देखिए, QIP एक ऐसा तरीका है जिससे कोई लिस्टेड कंपनी रिटेल निवेशकों या आम जनता के पास जाए बिना पूंजी जुटाती है। मतलब सीधे बड़े खिलाड़ियों के पास? बिल्कुल, सीधे बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां या विदेशी निवेशकों को शेयर बेचे जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी को पैसे की तुरंत जरूरत थी? हाँ, बिल्कुल। आम जनता से पैसा जुटाने की प्रक्रिया ना बहुत लंबी होती है, महंगी होती है, और उसमें कई तरह की विनियामक बाधाएं आती हैं। सेबी के अप्रूवल्स और वो सब। राइट। जबकि QIP बहुत तेजी से होता है। 150 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वो तो है। संस्थागत निवेशकों को सिर्फ 4.5% का मामूली डिस्काउंट देकर मोती सन्स ने बिना ब्याज का एक बड़ा फंड हासिल कर लिया है। अच्छा, और इसी फंड का इस्तेमाल उन्होंने अपने महंगे कर्जों को चुकाने में किया होगा? बिल्कुल, इसी से उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को साफ किया है। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या? इस QIP के कारण प्रमोटर्स यानी संस्थापकों की होल्डिंग, जो पहले लगभग 66% थी, वो अब घटकर 57% रह गई है। हिस्सेदारी कम हुई है। नए शेयर बाजार में आ गए हैं, तो क्या ये मौजूदा निवेशकों के लिए नुकसानदायक नहीं है? आप डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब अगर कंपनी मुनाफे का एक बड़ा पाई बना रही है, तो नए शेयर जारी करने से हर निवेशक के हिस्से में आने वाला पाई का टुकड़ा तो छोटा हो जाएगा ना? देखिए, ये ग्रोथ बनाम डाइल्यूशन की बहुत ही क्लासिक दुविधा है। छोटी अवधि में हाँ, निवेशकों का हिस्सा पतला या डाइल्यूट हुआ है। इक्विटी मास्टर्स की रिपोर्ट भी दिखाती है कि TTM के आधार पर उनकी प्रति शेयर कमाई में गिरावट आई है। तो फिर इसमें फायदा क्या हुआ? हमें इसके पीछे की लंबी रणनीति देखनी होगी। लंबी रणनीति मतलब उस पैसे का आगे क्या इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल। एक ज्वेलरी कंपनी के लिए, खासकर जब सोने की कीमतें इतनी अस्थिर हों, भारी कर्ज पर निर्भर रहना ये मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा है। राइट, क्योंकि ब्याज तो देना ही पड़ेगा, चाहे बिक्री हो या ना हो। QIP के जरिए जुटाई गई ये 150 करोड़ की इक्विटी पूंजी उन्हें ब्याज के उस भारी बोझ से मुक्त करती है। और सबसे अहम बात, इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि विस्तार के लिए भी हो रहा है। हाँ, स्रोत में जिक्र था कि उन्होंने उदयपुर में एक नए बड़े शोरूम के लिए MOU साइन किया है। राइट, तो उनका तर्क ये है कि भले ही आज पाई में निवेशकों का हिस्सा छोटा हो गया हो, अच्छा, लेकिन अगर ये उदयपुर का नया शोरूम और बिना ब्याज की पूंजी सफल रही,
तो पूरा का पूरा पाई ही इतना बड़ा हो जाएगा कि वो छोटा हिस्सा भी पुरानी कीमत से ज्यादा मूल्यवान होगा। एकदम सही, ठीक यही उनका दाव है। अगर वे इस नई पूंजी को नए शोरूम्स में सफलतापूर्वक लगाते हैं और वहां से अच्छी बिक्री और नकद आना शुरू हो जाता है, तो ये डाइल्यूशन लंबी अवधि में एक बहुत ही स्मार्ट कदम साबित होगा। अच्छा, शेयरों के सब डिवीजन या स्टॉक स्प्लिट के बारे में क्या कहेंगे? 10 रुपए के शेयर को 1 रुपए का बना देना, ये भी एक दिलचस्प कदम है। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? क्योंकि इससे कंपनी के मूल मूल्य या मार्केट कैप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे आप 500 रुपए का एक नोट देकर 100 के 5 नोट ले लें। हाँ, आपके पास कुल रकम तो वही रही ना। ये तुलना एकदम सटीक है। कंपनी के मूल मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन शेयर बाजार में ना मनोविज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो कैसे? देखिए, जब शेयर की कीमत 140 रुपए के बजाय 14 रुपए दिखती है, तो ये रिटेल यानी छोटे निवेशकों को सस्ता लगता है। अच्छा, तो इससे शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है? बिल्कुल, ज्यादा लोग इसे खरीद बेच पाते हैं। और देखिए, यहीं से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने देखा कि वे पैसे कैसे जुटा रहे हैं, कर्ज कैसे कम कर रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो बाजार में है। बिल्कुल, मैदान में। अगर मोती सन्स उदयपुर में नया शोरूम खोलकर अपना भौगोलिक विस्तार कर रहा है, तो उसे बड़े खिलाड़ियों से भिड़ना होगा। हाँ, वहाँ मुकाबला आसान नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई मशहूर लोकल हलवाई जिसकी एक शहर में बहुत धाक है, वो अचानक से नेशनल फास्ट फूड चेन्स के सामने अपनी दुकान खोल दे। वित्तीय दुनिया में इसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पेनिट्रेशन की जंग कहा जाता है। राइट। आभूषण बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा, जहां लोग सिर्फ अपने गली मोहल्ले के पुश्तैनी सुनार पर ही भरोसा करते थे। बिल्कुल नहीं, और डेटा इस बदलाव की गवाही दे रहा है। ट्रेंडलाइन और तिजोरी फाइनेंस के प्रतिस्पर्धी डेटा को देखें तो मोती सन्स का सीधा मुकाबला टाइटन जैसे मार्केट लीडर से है। टाइटन एक बहुत बड़ा नाम है। अरे, टाइटन का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फिर कल्याण ज्वेलर्स हैं, इनके अलावा थंगामायल और ब्लूस्टोन जैसे आक्रामक ब्रांड्स भी हैं। और पता है, इन ब्रांड्स के बीच का असली अंतर उनकी वैल्यूएशन में दिखता है। हाँ, इक्विटी मास्टर के अनुसार मोती सन्स का मौजूदा पीई अनुपात 38 के करीब है, जबकि तिजोरी फाइनेंस इसे टीटीएम के आधार पर 26 के आसपास दिखाता है। राइट। लेकिन अगर हम दिग्गजों की बात करें तो टाइटन 84 के पीई पर और कल्याण 48 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। भारी अंतर है। पर रुकिए, टाइटन को मोती सन्स के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा का वैल्यूएशन प्रीमियम क्यों मिल रहा है? क्या ये सिर्फ उनके विशाल आकार की वजह से है? देखिए, आकार केवल एक हिस्सा है, असली खेल है ट्रस्ट एट स्केल, यानी बड़े पैमाने पर ग्राहकों का भरोसा। ट्रस्ट? हाँ, जब आप सोना खरीदते हैं तो असल में धातु नहीं बल्कि भरोसा खरीद रहे होते हैं। ये बात तो है। अगर मैं किसी नए शहर में हूँ और मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, तो मैं किसी ऐसे स्थानीय ज्वेलर के पास जाने से हिचकिचाऊंगी जिसे मैं नहीं जानती। बिल्कुल, धोखाधड़ी का डर रहता है। राइट। मैं टाइटन या तनिष्क के पास जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ सोने की शुद्धता के साथ धोखा नहीं होगा। ये जो सिस्टमैटिक ट्रस्ट है ना, बाजार उसी का 84 का पीई प्रीमियम देता है। अच्छा, इसका मतलब है कि राजस्थान में मोती सन्स की जो मजबूत पकड़ है वो एक दो धारी तलवार है। आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब राजस्थान उनके लिए एक सुरक्षित किला है जहाँ पीढ़ियों से लोग उन पर भरोसा करते हैं। हाँ। लेकिन जब वे राजस्थान से बाहर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में जाने की कोशिश करेंगे, तो यही क्षेत्रीय पहचान उनके विकास को सीमित करने वाली एक दीवार बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ लोग उन्हें नहीं जानते। राइट। निवेशकों को टाइटन या कल्याण का वैल्यूएशन इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल पूरे भारत में काम कर चुका है। बाजार मोती सन्स को अभी भी एक क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। उदयपुर का विस्तार इसी धारणा को तोड़ने की एक कोशिश है। लेकिन देखिए, बाजार में सिर्फ खिलाड़ियों का ही रूप नहीं बदल रहा है, बल्कि खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र है, लैब ग्रोन डायमंड्स की तेजी से बढ़ती मांग। ओह हाँ, ये पूरे आभूषण उद्योग के लिए एक भूचाल से कम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, लैब ग्रोन डायमंड्स कोई नकली हीरे नहीं है। ये रासायनिक और भौतिक रूप से पारंपरिक खनन किए गए हीरों के बिल्कुल समान होते हैं। बस इन्हें जमीन से निकालने के बजाय लैब में बनाया जाता है। राइट। और सबसे बड़ी बात ये, प्राकृतिक हीरो की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं। तो ये मोती सन्स जैसी कंपनियों के लिए खतरा कैसे है? अगर हीरे सस्ते हो रहे हैं तो वे इसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं ना? इसे समझने के लिए ना हमें ज्वेलरी के गणित को समझना होगा। गणित? हाँ, देखिए, सोने के गहनों पर ज्वेलर्स को बहुत कम मार्जिन मिलता है, आमतौर पर सिर्फ 10 से 15%। अच्छा, सारा असली मुनाफा
प्राकृतिक हीरों और कीमती पत्थरों की बिक्री से आता है, जहां मार्जिन 30 से 40% तक हो सकता है। अरे वाह, इतना ज्यादा? बिल्कुल। कई क्षेत्रीय ब्रांड सोने के भारी स्टॉक को बनाए रखने के खर्च की भरपाई इन्हीं उच्च मार्जिन वाले हीरों को बेचकर करते हैं। ओह, अब मैं समझा। अगर लैब ग्रोन डायमंड्स की वजह से हीरों की कीमत गिर जाती है तो हीरो पर मिलने वाला वो भारी मार्जिन भी खत्म हो जाएगा। एकदम सही। और अगर वो मार्जिन खत्म हो गया तो सिर्फ सोने के कम मार्जिन वाली बिक्री के दम पर इतने बड़े बड़े शोरूम्स का खर्च उठाना तो नामुमकिन हो जाएगा। यही सबसे बड़ा ढांचागत खतरा है। साथ ही युवा पीढ़ी अब खनन वाले हीरों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल और सस्ते लैब ग्रोन हीरों को तरजीह दे रही है। ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आती है, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों? क्योंकि जब लैब ग्रोन और असली हीरे दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ग्राहक कैसे भरोसा करेगा कि आप उसे असली हीरे के दाम में लैब ग्रोन हीरा तो नहीं बेच रहे? बात तो सही है, कोई फर्क ही नहीं है दिखने में। राइट। यहाँ पारिवारिक सुनार वाला भरोसा काम नहीं आता। यहाँ सख्त तकनीकी और पारदर्शी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। जो ब्रांड्स इस नए ट्रेंड को अपनाएंगे और पारदर्शी तरीके से बेचेंगे, भविष्य उन्हीं का होगा। तो मतलब मोती सन्स एक तरफ टाइटन जैसी विशाल राष्ट्रीय कंपनियों की दीवार से टकरा रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ लैब ग्रोन डायमंड्स की तकनीक उनके मुनाफे की गणित को बिगाड़ने की धमकी दे रही है। बिल्कुल, दो तरफा हमला है। इन सब भारी जोखिमों के बीच शेयर बाजार भविष्य को कैसे देख रहा है? यूनिवेस्ट ने 2030 तक का जो पूर्वानुमान दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। यूनिवेस्ट का आउटलुक पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मोती सन्स इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे करता है। मतलब वैल्यूएशन रिस्क और एग्जीक्यूशन रिस्क। बिल्कुल। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा समय में शेयर की कीमत 14 से 14.5 रुपए के बीच झूल रही है। राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर यानी 23 रुपए 20 पैसे से लगभग 40% नीचे गिर चुका है। हाँ, एक बड़ी गिरावट आई है। जिन रिटेल निवेशकों ने इसे 23 रुपए के भाव पर इसके बढ़ते मुनाफे को देखकर खरीदा होगा, वे तो इस वक्त पैनिक में होंगे। स्वाभाविक है। उनके मन में यही सवाल होगा कि क्या ये और गिरेगा या वापसी करेगा। और इसीलिए यूनिवेस्ट ने 3 अलग-अलग परिदृश्य पेश किए हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार पहला है बेयर केस, यानी सबसे खराब स्थिति, जहां कीमत 17 रुपए तक जाने का अनुमान है। दूसरा है बेस केस या यथार्थवादी स्थिति, जिसमें लक्ष्य 21 रुपए है। राइट। और तीसरा है बुल केस, यानी अत्यधिक आशावादी स्थिति, जहां कीमत 27 रुपए तक जा सकती है। देखिए यार, एक्यूशन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। 27 रुपए का वो बुल केस तभी हकीकत बन सकता है जब सब कुछ 100% कंपनी की योजना के अनुसार चले। मतलब क्या क्या सही होना चाहिए? मतलब ये कि उदयपुर का उनका नया शोरूम तुरंत हिट हो जाए, वहां से भारी मात्रा में नकद आना शुरू हो जाए। अच्छा। 150 करोड़ के QIP फंड्स का इस्तेमाल बिना किसी बर्बादी के हो। और सबसे बड़ी बात, उनका जो 226 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो है वो तेजी से पॉजिटिव हो जाए। और इसके विपरीत जोखिम क्या है? रिपोर्ट में क्षेत्रीय एकाग्रता और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का जिक्र है। सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव सीधे उनकी वर्किंग कैपिटल पे वार करता है। वो कैसे? अगर सोना महंगा होता है तो उन्हें नई इन्वेंट्री खरीदने के लिए और ज्यादा नकद की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनके पास वैसे ही कम है। राइट, कैश फ्लो तो पहले ही नेगेटिव है। बिल्कुल। अगर वे राजस्थान से बाहर नहीं निकल पाए या उनके विस्तार की रणनीति में थोड़ी भी देरी हुई, तो ये 27 रुपए का लक्ष्य महज एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। तो अगर हम निवेशक के नजरिए से देखें तो यूनिवेस्ट का बेस केस, जो कि 21 रुपए है, वो सबसे ज्यादा तार्किक और जमीनी हकीकत के करीब लगता है। हाँ, बेस केस ज्यादा रियलिस्टिक है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अपने आज के कदमों को कल कितनी कुशलता से धरातल पर उतारती है। पूरी तरह से सहमत हूँ। कागज पर रणनीति बनाना एक बात है और उसे बाजार की जमीनी हकीकत में बदलना दूसरी बात। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को एक जगह समेटते हैं। हमने देखा कि मोती सन्स ज्वेलर्स ने वित्त वर्ष 24-25 में अपने मुनाफे में करीब 34% की वृद्धि की है। हाँ। और मार्जिन को बढ़ाकर एक शानदार तस्वीर पेश की है। उन्होंने अपने कर्ज को भी लगभग आधा कर दिया है, जो उनकी बैलेंस शीट को एक बड़ी राहत देता है। बिल्कुल। 150 करोड़ के QIP और शेयरों के सब डिवीजन के जरिए उन्होंने नई पूंजी भी जुटाई है और छोटे निवेशकों के लिए शेयर को आकर्षक भी बनाया है।
लेकिन सिक्के ना दूसरा पहलू ये है कि उनका ऑपरेशन से कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव है। हाँ, 226 मिलियन नेगेटिव, जो हमें याद दिलाता है कि आभूषण बिजनेस में सारा पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है। राइट। उन्हें टाइटन और कल्याण जैसे राष्ट्रीय दिग्गजों से एक कड़ी वैल्यूएशन की लड़ाई लड़नी है और लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे नए ट्रेंड्स के लिए खुद को तेजी से ढालना है। निवेशकों के लिए असली परीक्षा यही होगी कि मोतीसिंस अपनी इस कागजी मुनाफे की चमक को असल बैंक बैलेंस और नकदी में कब और कैसे बदल पाता है। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के आधार पर एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो शायद पूरे पारंपरिक आभूषण उद्योग की नींव हिला सकता है। वो क्या है? हमने लैब ग्रोन डायमंड्स के गणित की बात की। अब ये बाजार में बस अपनी जगह बना रहे हैं। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर आने वाले 5 या 10 सालों में लैब ग्रोन डायमंड्स की मांग इतनी भयंकर रूप से बढ़ जाए कि प्राकृतिक हीरों की मांग लगभग शून्य हो जाए, जो कि संभव है। अगर हीरों पर मिलने वाला वो 30-40% का भारी मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या मोतीसंस जैसे क्षेत्रीय ब्रांड्स जो बड़े बड़े शोरूम्स चलाने के लिए सोने की कम मार्जिन वाली बिक्री और हीरो के ऊंचे मार्जिन के सहारे टिके हैं, वे अपना वजूद बचा पाएंगे? या फिर उन्हें अपने पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को रातों रात बदलना पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन बेहद जरूरी सवाल है। राइट। क्योंकि वित्तीय बाजारों का इतिहास गवाह है कि जो ब्रांड्स तकनीक और ग्राहकों की बदलती मांग के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं, बाजार उन्हें बहुत बेरहमी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। बिल्कुल। बाहर से जो चीज जितनी चमकदार और बेदाग दिखती है, जरूरी नहीं कि वो हर बदलते वित्तीय मौसम में अपनी चमक बरकरार रख पाए। सही कहा। निवेशकों को सिर्फ चमक पर नहीं, बल्कि उस चमक को पैदा करने वाली नकद रूपी मशीन यानी कैश फ्लो पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।